बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। और दर्शकों, आज की पहली खबर है, युद्ध के मैदान में खलीफा ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने का ऐसा प्लान बनाया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। खलीफा ने पूरे ईरान में पोस्टर लगा दिया कि ट्रंप को हम मारेंगे, और मिशन किल ट्रंप शुरू हो गया है। लेकिन इस मिशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप कितने गुस्से में है, कहां पर हमला किया है, ये आपको बताऊं। उससे पहले देखिए, युद्ध के मैदान में आज जमकर बम वर्षा हुई है, दिखाइए जरा। और देखिए दर्शकों, इसी पोस्टर की मैं बात कर रहा हूं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लेटे हुए हैं। ध्यान से देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप लेटे हुए हैं, और यहां पर लिखा हुआ है दर्शकों, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वी किल ट्रंप। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इस पोस्टर को। यह पोस्टर तेहरान में लगाया गया है दर्शकों, और उर्दू में सीधे धमकी दी है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं दर्शकों, देखिए आपके सामने ये चल रहा है। ये लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर हालात बेहद खराब है। तेल भंडारण और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। निशाने पर वो टावर है जो चाबहार में दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताऊं, ये पहला हमला नहीं है, पिछले 4 दिन से आप देखेंगे तो इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं, और लगातार यहां पर हमले क्यों हो रहे हैं ये आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब वहां पर हमले हो रहे हैं जो बहुत जरूरी है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी ब्रिज। हमले के वक्त की तस्वीर आप देखिए जरा, कैसा माहौल है, कैसे आग जल रही है, और हमले के बाद आप देखिए कि ब्रिज की हालत क्या हो गई है। दोनों तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए। دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود। एक पूरे के पूरे ब्रिज को उड़ा देना दर्शक, ये बताता है कि युद्ध कितना घातक हो गया। ये एक और वीडियो है, दावा किया जा रहा है कि अभी इसी तरह रात का मंजर होता है, यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स इसी तरह उड़ान भरते हैं और फिर धमाका करते हैं। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, धमाका कहां पर करते हैं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये वो जगह जहां पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बंदर खामिर ब्रिज अटैक किया गया है, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो एयरपोर्ट है दर्शकों, वो अब अमेरिका के निशाने पर आ गया है, और खबर यह है कि फायर फाइटर की इसमें मौत हुई है। इसके बाद जास का इलाका, जो वाटर प्लांट है, वहां पर भी अटैक किया गया है। बंदर अब्बास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है, जो तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और केश्म द्वीप, जहां पर ईरान, IRGC सब कुछ वहीं से ऑपरेट करता है, वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट को कम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने हमला कर दिया। लेकिन दर्शकों, ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे बताऊं, उससे पहले रिपोर्ट।
अमेरिका ईरान का युद्ध विनाशकारी मोड़ पर जा पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, ब्रिज के परखच्चे उड़ाए गए, एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया, रेलवे स्टेशन ध्वस्त हो गया और ईरान में एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी काट दी गई। ईरानी पोस्टर्स के बाद धधक रही ये आग अब पूरी दुनिया को निगलने को तैयार है। अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले से दे रहा है। ट्रंप की सनक के आगे खलीफा झुकने के मूड में नहीं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 शिप्स पर अटैक कर दुनिया को संदेश दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारी रेड लाइन है। अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें दागी गईं। ऐसे में डर है अगर यह युद्ध और लंबा चला तो पूरी दुनिया को उसकी बर्बादी का खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक नई जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आता है, आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते, लेकिन अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी नहीं दे रहे, डोनाल्ड ट्रंप हमला कर रहे हैं, वो भी जोरदार। मिडिल ईस्ट की जंग विनाशकारी मोड पर जा पहुंची है। इसे एडजस्ट करिए। युद्ध के बीच ईरान ने किल ट्रंप के पोस्टर लगा दिए हैं। आपको बताऊं, ईरान की तरफ से विवादित पोस्टर लगाया गया। यह है वो पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका टाइटल था डोनाल्ड ट्रंप को कहां मारे। हालांकि धमकी वाले पोस्ट के बाद इसे हटा लिया गया है। आपको जानकारी दे दें, यूएस आर्मी ने इसके बाद मिसाइल अटैक को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान की लाइफ लाइन पर हमले शुरू कर दिए हैं। दर्शकों, अटैक में बंदर अब्बास को जोड़ने वाले रास्ते को निशाना बनाया गया है। दक्षिण पूर्वी ईरान में एयरपोर्ट सुविधाओं पर हमला हुआ है। ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। और इतना ही नहीं, तेहरान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। सबसे अहम डेसैलिटेशन प्लांट यानी पानी की फैक्ट्री पर भी अटैक किया गया है। इसके आसपास के गांव में पानी पीने की सप्लाई प्रभावित हुई है और इस वजह से दर्शकों, ईरान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को बताया और कहा कि यह बहुत गलत किया है अमेरिका ने। बावजूद ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। दर्शकों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी, हमला इससे भी घातक होगा। अमेरिकी फाइटर जेट के टारगेट पर अब परमाणु और सैन्य ठिकाने भी आ गए। यानी अगर हमला बढ़ा तो युद्ध और ज्यादा भड़केगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अगर आज देखा जाए तो यूएस का 7 दिन हो गए, 7 रातों से कंटिन्यूस हम अटैक देख रहे हैं। यूएस इस समय ईरान की इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर घात कर रहा है। ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक डॉलर इज इक्वल टू 1,87,000 रियाल। उससे भी बड़ी बात है, जो बेसिक चीज़ें वो नहीं मिल रही हैं, जो उनके कार्गो शिप्स है वो नहीं आ पा रहे, उनके वहाँ से ऑयल ना जा पाए बाहर, बट उनकी अपनी सप्लाईज नहीं आ पा रही हैं। सो इसका मतलब है कि ये लड़ाई आवाम को मारने की है। और उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि नहीं, ईरान को हमने टोटली झुका दिया है, आप ईरान को झुका पाएंगे, तकलीफ में ला पाएंगे, ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि आप ईरान को तोड़ नहीं पा रहे। अब दर्शकों सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को बढ़ा दिया है, यानी इस समय ईरान एक कदम पीछे हट गया है। क्यों हटा है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, ईरान जानता है कि अमेरिकी बेस उसके रेंज में है, उसकी मिसाइलें आसानी से वहां पर धमाका कर सकती हैं। जॉर्डन में आप तस्वीर देखिए, दिखाइए जरा, अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन में एक जगह नहीं, दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी बेसिस को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका भी इस बात को मान रहा है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे हमला किया गया। अब दर्शकों आपको इराक की एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, ठिकाने हैं और जहां से ईरान पर बम बरसाए जा रहे हैं, वहां पर ईरान पलटवार कर रहा है। उसकी तस्वीर आपके सामने।
लेकिन दर्शकों, सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कुवैत में जो पानी की फैक्ट्री है वहां पर हमला किया गया। दिखाइए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। धुएं का गुबार उठ रहा है, पूरी की पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया, जिससे पानी का संकट ईरान में आ गया है। अब देखिए दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की रणनीति क्या है, इसे समझना होगा। रणनीति यह है दर्शकों कि ईरान कमजोर हो जाए, उसके कई ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये ब्रिज को तोड़ दिया है। कई जगह पर ऐसा हमला किया है जो ईरान को कमजोर करेगा। यानी अमेरिका और ईरान युद्ध ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि खाड़ी देशों में मानवता के लिए खतरा बन गए हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान ने हमले तेज कर दिए और ईरान की तरफ से पहली बार वाटर प्लांट पर अटैक किया गया। कुवैत ने दावा किया कि उसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया है। आपको बताएं, ईरान ने भी दावा किया कि यूएस ने वाटर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाया, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में पानी का संकट गहराने लगा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट बेहद अहम है दर्शकों। आपको बताएं, इससे समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने योग्य बनाया जाता है। कुवैत, बहरीन, सऊदी और यूएई पानी के लिए इसी पर निर्भर है। कुवैत, ओमान 90% पानी की जरूरत इन्हीं प्लांट से पूरी करते हैं। सऊदी अरब 70% पानी की जरूरत इसी प्रक्रिया से पूरी करता है। अबू धाबी, दुबई, कुवैत सिटी जैसे बड़े शहर 100% इन पर निर्भर है। ऐसे में डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक मानवता के लिए हमला माना जा रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि वो अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि अमेरिका से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में कुछ अरब देशों के बीच तनाव और टकराव बढ़ सकता है दर्शकों। लेकिन इसे लेकर अब दावे किए जा रहे हैं। सुनाते हैं आपको ईरान के मिलिट्री एडवाइजर क्या कहते हैं। अगर अगले 2-3 दिनों में अमेरिका युद्ध जारी रखता है तो हम पूर्ण हमले और व्यापक तबाही के चरण में प्रवेश करेंगे। हम अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रखेंगे। बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब युद्ध ही बाकी है। कुछ अरब देशों के बीच में तनाव और टकराव हो सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में आग भड़क सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध को क्षेत्रीय युद्ध बना दिया है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन दर्शकों, आपने एक तस्वीर देखी, इन सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर दुनिया को देखनी चाहिए। आपको बताते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक प्रांत है जिसे हॉर्मुजन प्रांत कहते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक है। आप देखिए, यहां पर हमला किया गया है, पूरे ब्रिज को उड़ा दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब युद्ध और ज्यादा धीरे धीरे भड़क रहा है। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये सब शुरू हुआ है, ये देखिए आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 2 शिप पर निशाना साधा और ये ऐसा निशाना साधा कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस आर्मी इसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में है। نه اینجا راه هست نیدی؟ توست رو کو؟ یه داخل. خیلی خوب. خیلی همش چیز انقدر. लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपकी हमारी पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाला रास्ता है, लेकिन वहीं पर युद्ध एक बार फिर भड़क रहा है। ये आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता। अमेरिका हॉर्मुजन प्रांत और चाबहार पोर्ट को निशाना बना रहा है। यह हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 तेल के टैंकरों के धमाके के बाद शुरू हुआ। ईरान का कहना है कि उसने पहले ही जहाजों को चेतावनी दी थी कि हॉर्मुज के रास्ते बिना पूछे जहाज गुजरने की कोशिश ना करें। बावजूद हॉर्मुज में अब 2 जहाज दिखे तो उस पर हमला कर दिया गया दर्शकों। IRGC ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। इसके अलावा ईरान ने कहा चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया है, जो रणनीतिक तौर पर व्यापार के लिए ईरान का अहम पोर्ट है। लेकिन यूएस ने 24 घंटे में 4 बार चाबहार पोर्ट पर अटैक किया। वैसे चाबहार पोर्ट भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से काफी अहम है दर्शकों। आपको बताऊं, जो भारत के लोग हैं सुने, भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। 2016 में ईरान, अफगानिस्तान और भारत में एक समझौता हुआ। भारत ने 12 करोड़ निवेश और $25 करोड़ का वादा किया। इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान के बजाय बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध करवाता है। हालांकि अमेरिकी हमले में भारत को नुकसान नहीं हुआ है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बावजूद चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेश्ती टर्मिनल को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हॉर्मुज में छिड़ी जंग एक बार फिर दुनिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। और इसी को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की, वो क्या कहते हैं सुनिए। अमेरिका ने ईरान के उस चाबहार बंदरगाह पर हमला किया है जो कि भारत के द्वारा संचालित है, और इस भारत द्वारा संचालित टर्मिनल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस पूरी घटना के कूटनीतिक और सामरिक मायने समझना आवश्यक है। हम अब तक ईरान को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त देख रहे थे। हम देख रहे थे कि कैसे ईरान ने लगातार अपने आसपास के खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स पर, सिविलियन साइट्स पर भी हमला किया, और अब वही हमको अमेरिका करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये अमेरिका के भी समझने की बात है कि इस तरह से जहां उसके मित्र राष्ट्र इन्वॉल्व हैं, इस तरह के देशों का किसी भी प्रकार का नुकसान यदि अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान करता है तो इससे उसके द्विपक्षीय संबंधों पर भी बुरा असर पड़ेगा और बहुपक्षीय संबंध भी हमको कमज़ोर होते हुए नजर आएंगे। भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग बेल है कि इस बार हम सुरक्षित हैं, बंदरगाह सुरक्षित है, टर्मिनल सुरक्षित है, लेकिन आगे किस तरह से अमेरिका या ईरान की तरफ से एक्टिविटीज़ शेप लेती हैं तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। दर्शकों, अगर युद्ध भड़कता है तो आप ये मानकर चलिए दुनिया में एक बार फिर कोहराम मचेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं सावन आ रहा है और यूपी में सावन के चलते कावड़ियों की धूम रहेगी, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी, लेकिन कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए दिन और रात हर पहर पहरेदारी की जा रही है। योगी प्रशासन, खुद योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे हैं। आज आपको एक एक तस्वीर यूपी से बताऊंगा, देखिए जरा यूपी की तैयारी क्या है। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है। मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। गुज़श्ता सालों में यही देखा गया है कि रास्ते में जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा हंगामा करते हैं। कोई भी गाड़ी वाला सवारी जा रहा है और अगर ज़रा सा भी टच हो गया, करीब से निकल गया, तो उसको लाठी डंडों से पीट देते हैं। रिजवी साहब ने जो कांवड़ यात्रा पे बोला है, मुहर्रम के जुलूस पर भी उनको बोलना चाहिए था। किसी भी धर्म की कोई भी त्योहार हो, वो पुलिस प्रशासन के बताए हुए दिशा निर्देश है, उनके अनुसार करना चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। अब दर्शकों, यूपी में मिशन कावड़ शुरू हो गया। 30 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली। उससे पहले देखिए जरा, कावड़ रूट पर योगी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। दोनों तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। इसकी तैयारी यूपी में की जा रही है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, कावड़ जो रूट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद पहला जिला है और शुक्रवार देर रात यहां पर बैठक हुई। रात में बैठक की अधिकारियों के साथ कोई गड़बड़ी ना हो दर्शकों, इसलिए कहा जा रहा है दिन रात हर पहर हर व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। दर्शकों, आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, मेरठ सहारनपुर मंडल में भी अफसरों के साथ एक बैठक की गई है। यानी हर जिला महत्वपूर्ण है, हर जगह महत्वपूर्ण है। और जिस जिले के व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, जो दर्शक हमारे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके जिले में शांति रहे, यही सरकार की कोशिश है। और देखिए, सरकार की कोशिश है, उसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी सरकार के मुखिया दोहरा रहे हैं। सुनवाइए जरा। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं।
आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन दर्शकों समझिए कि योगी आदित्यनाथ ऑन ग्राउंड क्यों आए, दिखाइए जरा कारण क्या है उसके। सबसे पहले कावड़ की तैयारियों को परखना, रूट पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद रिव्यू मीटिंग अधिकारियों के साथ की है, इसके बाद ग्राउंड रियलिटी का चेक भी किया कि अधिकारी ठीक व्यवस्था कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ लफाजी। उसके बाद अफसरों की जवाबदेही तय की, जहां लापरवाही है, हीला हवाली है, उन्हें टाइट किया गया और 3 लेयर सिक्योरिटी चेक की गई है ताकि कोई गड़बड़ी दर्शकों उत्तर प्रदेश में ना। लेकिन बावजूद इसके दर्शकों कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम तो फूल बरसाएंगे कांवड़ियों पर, यात्रा है, उमंग है, उत्साह है, गड़बड़ी ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अब मौलाना कह रहे हैं कि कांवड़िए तो हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं और इस पर विवाद शुरू हो गया है। सुनाइए जरा ये मौलाना क्या कह रहे हैं। गुज़श्ता सालों में यही देखा गया है कि रास्ते में जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा हंगामा करते हैं। कोई भी गाड़ी वाला सवारी जा रहा है और अगर ज़रा सा भी टच हो गया, करीब से निकल गया, तो उसको लाठी डंडों से पीट देते हैं। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है। जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो उसे योगी कहते हैं। और बात जब शिव भक्त कावड़ियों की हो तो भला लखनऊ में विश्राम कैसा। कावड़ यात्रा से पहले सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। कावड़ रूट पर योगी का नाइट आउट चल रहा है। हर रूट, हर जिला, हर मंडल की एक एक रिपोर्ट योगी के टेबल पर है। प्रण एक ही है, शिव साधना में कोई खलल ना पड़ जाए। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। योगी का ग्राउंड जीरो पर उतरना साफ संदेश देता है कि आस्था के इस पावन यज्ञ में विघ्न डालने वाले किसी भी हुड़दंगी तत्व या विघ्न संतोषी नैरेटिव को भस्म कर दिया जाएगा। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। नाथ परंपरा में सेवा साधना का ही एक रूप मानी जाती है। शिव भक्तों की सेवा से योगी की शिव साधना शुरू हो गई है। शायद यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ आदेश देने वाले प्रशासक नहीं बल्कि स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, योगी आदित्यनाथ खुद व्यवस्थाओं की एक एक तस्वीर देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में हो। इसके लिए आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ दर्शकों अधिकारियों के साथ हर जगह, हर जिले में जाकर बैठक कर रहे हैं। आपको बताएं, कावड़ यात्रा को लेकर यूपी में इस वक्त जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कावड़ से पहले सीएम योगी खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं। तैयारियों को परखने के लिए योगी नाइट कैंपिंग भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गाजियाबाद में कावड़ यात्रा की मीटिंग से शुरू हुई। सीएम योगी ने कल रात गाजियाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग की दर्शकों। मीटिंग में मेरठ, सहारनपुर मंडल के अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी ने एक एक अफसर से रिपोर्ट तलब की है। आपको बताएं, कावड़ को लेकर सुरक्षा के इंतजाम क्या है, एक एक जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। 2026 में पहली बार योगी कावड़ यात्रा को लेकर रात में मीटिंग कर रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा में अगर थोड़ी भी चूक हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर लापरवाही हुई तो अफसरों पर सीधे गाज गिरेगी। सीएम ने कहा, यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग पूरी तरह से तैयारियां कर लें। पूरे कावड़ मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी होनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जाए। कावड़ रूट पर पेयजल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट
और साफ सफाई को सुनिश्चित किया जाए। ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात भर बैठक कर रहे हैं, कावड़ की तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। आपको सुनवाते हैं इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या संदेश दिया, सुनिए। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर योगी आदित्यनाथ प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं दर्शकों। और आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ लगातार सावन में शिव भक्ति भी करते हैं। ये आपको बताते हैं, दूधेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना किए, फुल फ्रेम दिखाइए। गाजियाबाद में यूपी का पहला शिव मंदिर है दर्शक, जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, दिन रात यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा की। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, ये कांवड़ यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। आपको लग रहा होगा हर बार तो कांवड़ निकलती है, इस बार ऐसा विशेष क्या है? दर्शकों, इस बार कोई भी गलती योगी सरकार नहीं चाहती है। इसके मायने क्या हैं, एक्सपर्ट से समझिए, वरिष्ठ पत्रकार से समझिए। इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान कोई ऐसा माहौल न बिगड़े, इसका ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कट्टर हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। और आजकल जिस तरीके की मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वालों पर उनका हमला हो रहा है और हिंदुत्व के हित रक्षण पर उनकी बातें हो रही हैं, अगर उसको भी देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री की कांवड़ यात्रा के दौरान व्यक्तिगत सक्रियता, संलिप्तता और इतनी दिलचस्पी लेना उसका एक हिस्सा माना जा सकता है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हो। अब दर्शकों समझिए जरा, जैसे यूपी सरकार एक्टिव हुई है, वैसे ही बाकी सरकार भी एक्टिव हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस के राज्य में कुछ होता है तो उसकी भनक दूसरे राज्य को लगती है और वहां पर भी एक्टिव हो जाते हैं उपद्रवी। लेकिन इस बार नहीं होगा दर्शकों ऐसा। 7 राज्यों की एक बड़ी मीटिंग तमाम अफसरों की हरिद्वार में हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए, ये तमाम अफसर बैठे हुए हैं और यहाँ कावड़ को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आपको बताएं, इधर यूपी में कावड़ रूट पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है और इधर आप देख रहे हैं उत्तराखंड। ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी सीमा एक दूसरे से लगती है। दोनों तस्वीर दिखाइए, कैसी तैयारी चल रही है। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो अपने बयानों से ही हंगामा करते हैं। कावड़ अभी तो शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही मुस्लिम मौलाना ने कहा कि कावड़िए तो हुड़दंग मचाते हैं। हम ऐसे बयान अगर दिए जाएंगे तो माहौल खराब होगा कि नहीं होगा दर्शक? आप खुद सोचिए जरा। ऐसे ही बयानों की वजह से माहौल खराब होता है। और मैं तो ये भी कहूंगा दर्शक, इन्हीं लोगों के चलते कई जगह पर हिंसा हो जाती है, क्योंकि युवाओं को बरगलाना बड़ा आसान है आजकल। एक बयान दिया और हंगामा शुरू। लेकिन ऐसा योगी आदित्यनाथ होने नहीं देंगे। यूपी से उत्तराखंड तक कावड़ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार में कावड़ को लेकर 7 राज्यों की समन्वय बैठक हुई, जबकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस ने सर्विलांस रूट बनाया है, तैयार किया है। कुछ मौलाना सामने आ रहे हैं और कावड़ पर निशाना साध रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। उनमें से एक ये हैं दर्शकों, देखिए ना, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी। ये कावड़ियों पर एक विवादित बयान देते हैं
कावड़ियों पर क्या कहा है सुनिए। कावड़िए हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं। कावड़ियों से अगर जनाजा भी टच हो गया तो उसे लाठी डंडों से पीट देते। बताइए आप, जनाजा टच हो गया तो भी कह रहे हैं कि हंगामा करते हैं। मौलाना का यह बयान तब आया दर्शकों जब कावड़ की तैयारियां जोरों पर चल रही। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। संत समाज ने बयान को करोड़ों श्रद्धालुओं का अपमान बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मौलाना के जहरीले नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। कहा मौलाना का बयान कावड़ पर आया है और जो वो बयान दे रहे हैं वो मुहर्रम पर क्यों नहीं देते। दरअसल आपको यह भी बताएं दर्शकों कि इस समय कावड़ यात्रा को लेकर माहौल खराब करने वाले कई लोग सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा। गुज़श्ता सालों में यही देखा गया है कि रास्ते में जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा हंगामा करते हैं। कोई भी गाड़ी वाला सवारी जा रहा है और अगर ज़रा सा भी टच हो गया, करीब से निकल गया, तो उसको लाठी डंडों से पीट देते हैं। कांवड़ यात्रा हो या बाकी यात्राएं हों या शोभा यात्राएं हों, वो नियमों से ही होता है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। रिजवी साहब ने जो कांवड़ यात्रा पे बोला है, मुहर्रम के जुलूस पर भी उनको बोलना चाहिए था। इसी आगरा में एक एक मेटाडोर स्पीकर एक एक जगह थे जहाँ निकलना भारी हो रहा था, ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। लेकिन मैं तो किसी भी धर्म की कोई भी त्यौहार हो, वो हमारे जो कानून है, अनुशासन है, जो नियम है, पुलिस प्रशासन के बताए हुए दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार करना चाहिए। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संबल भी साथ साथ चलेगा। दर्शकों, अभी तो कावड़ को लेकर हंगामा मचाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको पता है दर्शकों? मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे की वजह है 2027 का चुनाव। और अब तो यो ओवैसी भी मैदान में आ गए। ओवैसी कैसे रणनीति बना रहे हैं आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। इधर यूपी में 27 के चुनाव की तैयारी चल रही है। संभल में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन इधर सहारनपुर में ओवैसी ने भी आगाज कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान है दर्शकों। दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं, लेकिन ओवैसी की क्या रणनीति है आपको बताता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, ओवैसी बुलडोजर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये बुलडोजर चलता है दर्शकों अवैध मजार पर, अवैध मदरसे पर, और इधर आप देख रहे हैं जहां अवैध इमारत बनी थी वहां पर बुलडोजर चला, उसके बाद जमीन गरीबों को दी गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। जो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई बुलडोजर क्यों चल रहा है, माफिया से जमीन मुक्ति और गरीबों की कैसे अलग अलग जगह पर जमीनें कब्जाई गई थी वो आपने देखा। गरीबों की जमीन पर कब्जा था, अब गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा सुनिए जरा। 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि ओवैसी भी एक रणनीति बना रहे हैं। यहां तो वो अवैध मजार और अवैध
जो अलग अलग जगह पर मदरसे बनाए गए हैं, बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं और गरीबों को योगी आदित्यनाथ जमीन बांट रहे हैं, लेकिन इधर मुस्लिम तुष्टिकरण में लग गए ओवैसी। सुनवाइए जरा इन्हें। उज्ज्वलित करें, जोरदार तालियों। आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अभिषेचित कर रहे थे। और लेकिन दर्शकों सोचिए आप, आखिर असदुद्दीन ओवैसी ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ओवैसी की कोशिश है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करें। और ध्रुवीकरण कैसे करेंगे? उनकी नजर है बार बार मुसलमानों को बरगलाया जाए और उनका वोट लिया जाए। यूपी में आज से चुनाव अघोषित तौर पर शुरू हो चुका है, उसका आगाज हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने आ गए। दर्शकों, योगी संभल में रैली कर रहे थे और ओवैसी थे सहारनपुर में, जो निशाना साध रहे थे सरकार पर। लेकिन दोनों ही नेताओं का टारगेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर रहा। योगी कावड़ यात्रा और कानून व्यवस्था से हिंदू वोटर को साध रहे थे। संभल में योगी ने कब्जा मुक्त जमीनों को आज गरीबों में बांटा। आपको बताएं, ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना ध्रुवीकरण वाला दांव चल दिया है। ओवैसी ने सपा और कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की शुरुआत कर दी है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की सत्ता का द्वार माना जाता है। पश्चिमी यूपी में 110 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 40 से ज्यादा है और ओवैसी इन्हीं मुस्लिम सीटों पर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं ताकि चुनाव से पहले दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाकर सपा या कांग्रेस जैसे दलों से डील कर सके। लेकिन इसे लेकर योगी आदित्यनाथ भी तैयार है। सुनिए जरा। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, वो यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। पश्चिमी यूपी के इलाके में जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम, यादव वाली जनसंख्या वाला एक बड़ा इलाका है और वहाँ की खूबी ये है कि वहाँ पे वोटर्स को, वो बहुत भावुक लोग उस इलाके के होते हैं और सभी दलों को लग रहा है कि अगर पश्चिमी यूपी को मजबूत कर लिया तो अपने पूरे इलाके को हम मजबूत कर सकते हैं। तो योगी को लग रहा है कि अगर ये इलाका जहाँ पे संभल भी है, यहाँ से अगर हमारा आगाज हो रहा है चुनावी सियासत का, तो वो फायदेमंद हो सकती है। दूसरी तरफ ओवैसी को लगता है कि पश्चिमी यूपी एक मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत सारी सीटें तो वहां पे ऐसी हैं जहां पे इतनी संख्या में मुस्लिम है कि वो जीत हार को तय करने वाले लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी दलों को लग रहा है कि चुनाव की शुरुआत में अगर पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत कर लेते हैं तो आगे की राह आसान होगी। देखा दर्शकों आपने। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ूंगा। आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया। लॉरेंस बड़े दिन से खबरों से गायब था, लेकिन अब लॉरेंस गैंग एक बार फिर आ गया है। अब सलमान के बाद लॉरेंस के निशाने पर आमिर खान आ गए। ये देखिए आप, निशाने पर क्यों आए? हाल ही में आमिर खान ने तीसरी शादी की दर्शकों, और तीसरी शादी परिवार वालों की मौजूदगी में की। और उनकी जो तीसरी धर्मपत्नी है, जिन्हें वो बताते हैं, उनका नाम गौरी सिप्रेट। और इसको लेकर लॉरेंस गैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। ये आप देखिए, कह रहा है वो इसे लव जिहाद है और सनातन धर्म पर निशाना है और स्टारडम के नाम पर ये लोग लव जिहाद चला रहे हैं। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। एक पोस्ट किया है जिसमें आमिर खान पर निशाना साधा है। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि ये लोग लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं और बाकायदा एक ऑडियो भी जारी किया है। सुनवाइए जरा इसे, इसमें क्या कहा गया। ये जो हमारे
श्री सीताराम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आमिर ने तीसरी शादी, ये आप देख रहे हैं, ये गौरी स्प्रेट जिनसे उन्होंने शादी की। 5 जुलाई को ये शादी हुई है, तब से आमिर खान कई लोगों के निशाने पर आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये आप देखिए, पहली शादी 1986 से 2002 तक चली। उनकी पहली जो बीवी रही वो थी रीना दत्ता। दूसरी शादी उनकी किरण राव के साथ 2005 से 2021 तक दूसरी शादी चली, और अब तीसरी शादी उन्होंने 5 जुलाई को की है। यहां तीनों दावा किया जा रहा है कि अलग धर्म से है, और इसलिए आमिर खान निशाने पर आ गए हैं लॉरेंस गैंग के। लेकिन दर्शकों, क्या लॉरेंस गैंग वाकई आमिर खान को इस वजह से मारने की धमकी दे रहा है क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी की है? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रेट से तीसरी शादी की। दर्शकों देख रहे हैं, इस शादी के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आमिर खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। आपको बताऊं, लॉरेंस गैंग ने आमिर को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस गैंग ने आमिर की गौरी स्प्रेट से शादी को लव जिहाद बताया। आमिर के लिए एक लेटर और एक ऑडियो नोट भी जारी किया गया है। लेटर में लिखा, देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। आपको बताऊं, आगे लिखा गया, ये चीज हमारे सनातन धर्म और देश के खिलाफ है। जो स्टारडम के नाम पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनकी सांसें दबा लेंगे। लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट में लिखा गया, वैसी ही धमकी एक ऑडियो में भी दी गई। दर्शकों, अब सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। पुलिस पोस्ट और वॉइस क्लिप की जांच की पुष्टि करने के लिए जुट गई है। तो वहीं मुंबई पुलिस की एक टीम धमकी के बाद आमिर खान के घर पहुंची हुई है। वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक बताया गया कि आमिर खान ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इससे पहले कई संगठनों ने भी आमिर की तीसरी शादी को लव जिहाद बताया। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने तो आमिर की तीसरी शादी पर फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी कर तीसरी शादी को शरीयत के खिलाफ और नाजायज करार दिया है। हालांकि इसको लेकर अब अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मुंबई में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार करते हैं, दिखाते हैं। सलमान खान के बाद आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी भरा सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है। ये ऑडियो मैसेज है और पोस्ट है, दोनों लगातार जो है सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इस धमकी भरे मैसेज में लिखा गया है कि आमिर खान लगातार लव जिहाद का बढ़ावा दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मुंबई पुलिस की टीम आई थी आमिर खान के घर पर, और यहाँ पर थोड़ी देर थी और यहाँ पर जो लोग हैं, स्टाफ हैं, उनसे मुलाकात किया है। मुलाकात करके यहाँ से थोड़ी देर पहले ही मुंबई पुलिस की टीम गई है। मुंबई पुलिस ने एहतियातन रूप से यहाँ पर आकर जायजा लिया है और गश्त लगा रही है कि जिस तरह से आमिर खान को सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा धमकी मिला है, उसको लेकर अगर आमिर खान की तरफ से कोई शिकायत आता है तो मुंबई पुलिस सुरक्षा देगी आमिर खान को, साथ ही इस मामले की जांच शुरू करेगी। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम जो सोशल मीडिया पे धमकी भरे मैसेज और ऑडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं उसका वेरीफाई कर रही है और लगातार इस मामले से जुड़ी लेकर जांच कर रही है। फिलहाल आमिर खान के द्वारा या आमिर खान की टीम द्वारा कोई भी अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराया है, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी और आकर यहाँ पे कुछ लोगों से पूछताछ करके यहाँ से गई है। मुंबई पुलिस एहतियातन रूप से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जिस तरह से रोहित शेट्टी घर के बाहर फायरिंग हुआ था, जिस तरह से सलमान खान को धमकी बार बार मैसेज जरिए मिल रहा था, और अब जिस तरह से आमिर खान को धमकी भरे मैसेज जो है पोस्ट वायरल हो रहे हैं, ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, इसको लेकर मुंबई पुलिस तो जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में अब आमिर खान पर भी निशाना साधा जा रहा है। हालांकि आमिर खान ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरी किसी भी पत्नी ने उनका धर्म नहीं बदला, जिस धर्म से वो हैं उसी धर्म में वो रही, किसी ने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगली तस्वीर दिखाइए।
हालांकि दर्शकों, लॉरेंस गैंग के निशाने पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पहले भी रहे। आइए आपको बताता हूं कौन कौन से सेलिब्रिटीज रहे। पहले नंबर पर आता है नाम सलमान खान का, मुंह कीजिए से। दूसरे नंबर पर आते हैं आयुष शर्मा। तीसरे नंबर पर आते हैं रोहित शेट्टी, को भी धमकी दी लॉरेंस गैंग ने। इसके बाद रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई। मुनव्वर फारूकी को धमकी दी गई, मूव कीजिए जरा से। कपिल शर्मा को धमकी दी गई, इनके कैफे पर भी गोलियां बरसाई गई। एपी ढिल्लों को क्योंकि सलमान के साथ नजर आए तो धमकी दी। गिप्पी ग्रेवाल को भी धमकी दी गई है। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो अब तक रहे और अब नंबर लग गया है आमिर खान का। लेकिन इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए सर। जब आमिर खान ने शादी की तीसरी, तो उसमें उसकी दोनों बीबियां पहले वाली थी। जब उनको तकलीफ नहीं तो इनको क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं है। अगर वो जबरदस्ती किए रहते, अपने दोनों पहले बीवियों का विरोध उसमें रहता, तो फिर आमिर खान के ऊपर कार्रवाई होने की मांग हम लोग सब करते हैं। सलमान खान या आमिर खान किसी को भी इस प्रकार से धमकी देना या किसी भी व्यक्ति का उसके ऊपर हमला करना या हत्या करना, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस इसके लिए सक्षम है। आमिर खान है घर पे भी? अभी नहीं है। कहाँ गए? कहाँ गए वो? अच्छा, बाहर गए, यही रहते हैं वो। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको सीधे लेकर चलता हूं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के बनने के बाद बुलडोजर ऐसे चल रहा है जैसे सब कुछ तबाह कर देगा जो अवैध है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। शुभेंदु अधिकारी इधर सिलीगुड़ी में पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। दर्शकों, आपको बताएं, सिलीगुड़ी में एक बड़ी बैठक की गई है और इसके लिए शुभेंदु सरकार और खुद गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से तैयार हैं बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी साथ में और इधर गृह मंत्री अमित शाह। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। और ये देखिए, अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब आपको दिखाते हैं, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को तोड़ा गया है और ये दफ्तर डायमंड हार्बर, ये उनका इलाका माना जाता है। दर्शक, ये अवैध रूप से आप देख रहे हैं कितना पोर्शन आगे बनाया गया और इसलिए जो अवैध है उसे तो टूटना ही था। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने सरकार में रहते किया क्या है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ये आरोप सियासी नहीं है, वहां की जनता लगा रही है। और दर्शकों, अभिषेक बनर्जी को तो जनता ने अंडे भी मारे। ये वजह है दर्शकों, क्योंकि कब्जा किया गया। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों फुल एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में रहे। गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बताएं, शाह ने सिलीगुड़ी में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ बैठक की और इधर शुभेंदु सरकार बुआ और भतीजे के कारनामे पर बुलडोजर चला रही है। सरकार ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। अभिषेक बनर्जी का ये पार्टी दफ्तर साउथ 24 परगना के अमतला में स्थित है, जो ममता के भतीजे अभिषेक के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में पड़ता है। और बुलडोजर की यह कार्रवाई जिला प्रशासन ने की। प्रशासन को अभिषेक के इस दफ्तर की शिकायत मिली थी। आरोप था कि अभिषेक ने बिना किसी मंजूरी के दफ्तर बनाया था। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच की और नोटिस भेजा, लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको बताएं, अभिषेक का यह दफ्तर टीएमसी की सियासी गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। देखिए आप इसे। चुनाव के दौरान यह दफ्तर वॉर रूम की तरह इस्तेमाल होता था। प्रशासन की इस कार्रवाई पर अभिषेक अभी तक चुप हैं। अभिषेक पार्टी दफ्तर की बजाय बागियों पर बयान दे रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ ईडी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बताएं, इसे लेकर अभिषेक बनर्जी भी थोड़े से खौफ में। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की ऑफिस आमतला स्थित इसी ऑफिस में बुलडोजर चलाया गया है।
सूत्रों से पता चल रहा है कि इसी ऑफिस अवैध रूप से निर्माण हुआ है, इसलिए बुलडोजर से फर्स्ट फ्लोर का जो कार्निश और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का जो वॉल है उसी दीवार को तोड़ दिया गया है। 3 बुलडोजर यहाँ पर आया है, सेंट्रल फोर्स लगाया गया है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, अभिषेक बनर्जी इस मामले पर चुप हैं, लेकिन सियासी आरोप उन पर लग रहे हैं। दोनों को सुनिए। नहीं, वो सबका अपना अपना मत है, हक है, जिसको जहां जाना है जाए, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन एक ईडी समन आते ही अगर आप चले जाओगे तो ये साफ है कि आप लड़ना नहीं चाहते हो, आप डरते हो, और डरते हो तभी झुकते हो। भाई अगर आपके पास कुछ है नहीं, अगर मान लो सब कुछ आपका पक्ष में है, तो आप जाओ। ईडी में मेरे को भी बुलाया, मैं तो भागा नहीं हूँ। मेरे को 10 बार बुलाया, मेरे को सीआईडी बुलाया, मेरे को एसटीएफ बुला रहा है, मेरे को सीआईडी बुला रहा है, मेरे को स्टेट पुलिस, मेरे खिलाफ कितना एफआईआर हो चुका है? 20, 25, 30 एफआईआर हो चुका है, मुझे खुद मालूम नहीं है। अभिषेक बनर्जी कानून से ऊपर नहीं है। अगर अवैध इमारत है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। दूसरे पर कार्रवाई होती है तो अभिषेक पर क्यों नहीं? आज अभिषेक बनर्जी के आमतौर दक्षिण 301 ऑफिस में पीआईडी निर्माण तोड़ दिया, क्या बोलिएगा? निंदा करूंगा, ये अत्याचार है, अनडेमोक्रेटिक है। ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है, हम निंदा करते हैं। इस जो जनता के लिए हानिकर था, ये जनता इसका शोषण किया है, खून किया है। जो इन लोग प्रोजेक्ट को जो रुपया है ये लूट करता था, एवं यह मानुष को जो एंटी सोशल मस्तान सब। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको सावधान करने वाली खबर बता रहा हूं। आजकल कहीं मंगेतर धक्का दे रही है किसी पुल से तो किसी किले से, कहीं पत्नी जहरीले सांप से कटवा रही है। दर्शकों न जाने क्या हो रहा है इस देश में। दामिनी दर्शकों अब नहीं आ गई है। दामिनी ने एक अलग ही साजिश रची है, और ये शातिर साजिश ऐसी रची गई है कि अपने पति को सांप से कटवाया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये दोनों जो कपल हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, ये है जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसी साजिश है, ऐसी खौफनाक साजिश है कि आप चौंक जाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दर्शकों, अपने पति को सांप से कटवा लिया। देख रहे हैं आप, ये सांप के काटने के निशान है। और ये है वो महिला जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सांप से कटवाया। सोचिए जरा, सांप को डिब्बे में बंद किया और बहुत बड़ी साजिश की। दर्शकों आपको एआई तस्वीर के जरिए बताते हैं कि हुआ क्या। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, पहले पति को दूध पिलाकर सुलवा दिया और फिर सांप से कटवाया। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। हाँ अब निकलता है। ठीक, ये आप देखिए, पति को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो नशे में था। और आपको बताएं दर्शकों, ये शादी जो है लव मैरिज, दोनों में बहुत प्यार था। ये आप देखिए, ये उनका परिवार है भरा पूरा। आप सोचिए जरा, लव मैरिज के बाद ये हाल है। अब लोग अरेंज और लव मैरिज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो ये घटना घटी है दर्शकों, वो वाकई हैरान करने वाली है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि एक पत्नी जो लव मैरिज करती है वो अपने पति को सांप से कटवा दे। आइए जरा आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेहद सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। वारदात मेरठ की मुस्कान के नीले ड्रम वाली खौफनाक कहानी को भी मात दे गई। पहले सांप के काटने से हुई मौत ने यकीन दिलाया कि यह दर्दनाक हादसा है। पत्नी रोने लगी, परिवार सदमे में आ गया क्योंकि बिस्तर पर एक जहरीला सांप भी मिला। लेकिन कुछ घंटे बाद पुलिस ने जांच की तो पूरी कहानी ही पलट गई। पुलिस ने बताया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की साजिश है। आरोप है कि पहले पत्नी दामिनी ने अपने पति अतुल को दूध में नींद की गोलियां दे दी, फिर गहरी नींद में होने पर चादर के अंदर जहरीला सांप छोड़ दिया ताकि दुनिया के सामने दामिनी इस मौत को आसानी से हादसा साबित कर सके। दामिनी और उसके प्रेमी ड्राइवर तुषार ने मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया।
हत्या के पीछे 20 लाख रुपए की बीमा राशि भी एक बड़ी वजह रही। दामिनी और तुषार को लगा कि अतुल की मौत के बाद बीमा की राशि उन्हें मिल जाएगी और इसी रकम से सोनू और उदय को 5-5 लाख रुपए देने का दावा किया गया। आपको बताएं, सोनू और उदय सपेरे हैं जो इनके साथ इस पूरी साजिश में शामिल रहे और जहरीला सांप लेकर आए। पूरी कहानी तब खुली जब दामिनी के मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। इसके अलावा करीब 20 दिन पहले भी तुषार ने अतुल को कार से टक्कर मारी थी, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से अतुल इस टक्कर से बच गया। पहले ही साजिश रची। दर्शकों, सोचिए आप, इतनी खतरनाक साजिश कि अब तो कई पति और बॉयफ्रेंड भी टेंशन में आ गए। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। और दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए और विशेष तौर पर यंग जनरेशन के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खबर बहुत जरूरी है देखना। ये आपके सपनों को उड़ान देगी। दर्शकों, जो छोटे बच्चे हैं, जो सपने देख रहे हैं कि वो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। आपको दिखाते हैं भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा। ये आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। सबसे पहले फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान दर्शकों, आपको बताएं, विक्रम अपनी कक्षा की ओर बढ़ रहा है और अब वैज्ञानिकों की नजर इस पर है और ये मिशन भारत के लिए बहुत खास है। दर्शकों, पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर आपको बताएंगे इस मिशन के पीछे कितनी संघर्ष और कितनी मेहनत छिपी है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं ये बनाया किसने। ये हैं दर्शकों, और इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। दोनों वैज्ञानिक इतने युवा हैं जिन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिली और इन्होंने इतिहास रच दिया। पवन और नागर, ये वो 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। लेकिन दर्शकों, ये इस इतिहास रचना, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना आसान नहीं होता है। आइए आपको बताता हूं इन दोनों ने कितनी मेहनत की। ये हैं वो 2 वैज्ञानिक। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास रचा है। भारत ने पहले मंगल और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजे, फिर सैकड़ों उपग्रहों को कक्षा में सफलता से स्थापित किया और अब अपना पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आपको दिखा रहा हूं। दुनिया को चौंका दिया इस तस्वीर। इस शानदार मिशन से भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है दर्शकों, जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, यह जुनून और संघर्ष की जीत है, जिसकी नींव 8 साल पहले पवन कुमार और नागा भरत ने रखी थी। दर्शकों, गणित में इन्हें सिर्फ 51 नंबर मिले थे, 51, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े पवन को बचपन से तकनीक में काफी दिलचस्पी थी। धीरे धीरे वही गणित और विज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर पवन कुमार और नागा भरत ने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी तकनीक नहीं, फंडिंग कहां से आएगा, पैसा। बावजूद इसके मुश्किल दौर रहा। दोनों वैज्ञानिक साइंटिस्ट का स्काई रूट सपना जिंदा रहा। बाद में कंपनी ने 51 से 60 मिलियन डॉलर की बड़ी फंडिंग जुटाई। इसके बाद विक्रम 1 के लिए लगातार परीक्षण पूरे किए गए। आखिरकार आज वो दिन आया जब भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर इतिहास रचता है। देश ने अंतरिक्ष के एक नए युग में कदम रखा है। वाकई पवन और नागा आज के युवाओं के लिए, विशेष तौर पर जेनजीज के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। सुनिए आज दोनों से प्रधानमंत्री ने बात की है, सुनवाइए जरा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं।
जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। वाकई दर्शकों, ये प्रेरणा है उन छोटे बच्चों के लिए जो अभी से वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। एक दिन आपका भी सपना सच होगा, इस बात को कहीं जरूर लिखिएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर दर्शकों, भारत अब प्लास्टिक नोट की तैयारी कर रहा है। आपको भी नोट से परेशानी होती है, कभी खराब हो जाता है, कोई लेने से मना करता है, तो देखिए जरा भारत की तैयारी क्या है। पहली तस्वीर दिखाइए। आरबीआई ने एक मेगा प्लान तैयार किया है दर्शकों, और इसकी तैयारी ऐसी है कि आने वाले समय में भारत में प्लास्टिक का नोट बनेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। छोटी वैल्यू दर्शकों, यानी जो छोटे नोट होते हैं पहले उसे तैयार किया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक का नोट आप पर्स में कैसे रखेंगे? वो तो कागज की तरह, जो अभी कागज का नोट बनता है वैसा कच्चा तो नहीं होगा कि उसे कहीं से भी मोड़ दिया जाए। कैसे बनेगा ये दर्शकों? इसके पीछे भी बड़े कारण हैं, आइए आपको समझाता हूं। देश में अब प्लास्टिक नोट चलाने की तैयारी हो रही है। आरबीआई प्लास्टिक से बने नोट शुरू करने जा रहा है। आपको बताऊं, फिलहाल इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है दर्शकों। खबर तो यह भी है कि सबसे पहले छोटे नोटों पर टेस्टिंग होगी, और हमारे पास जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं पहले 10 और 20 रुपए के नोट से शुरुआत होगी। ट्रायल के नतीजों के बाद आरबीआई आगे का फैसला करेगा। अगर सब ठीक रहा तो 2027 से ये नोट चलन में आ जाएंगे। आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। पॉलीमर शीट बनाने और सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया गया है। प्लास्टिक के नोट पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट पर ही बनाए जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक नोट को पॉलीमर नोट के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीमर शीट सामान्य प्लास्टिक शीट नहीं होती है दर्शकों, बल्कि खास प्लास्टिक से तैयार होती है, और इस प्लास्टिक पर सफेद कोटिंग की जाती है ताकि नोट की छपाई हो। और नोट में एक ट्रांसपेरेंट विंडो भी है जो सुरक्षा पहचान मानी जाती है। यही वजह है दर्शकों, ऐसे नोटों की नकली कॉपी बनाना बहुत मुश्किल होता है। प्लास्टिक के नोट का मतलब यह नहीं कि कागज के नोट बंद हो जाएंगे। पहले तो आप ये सुन लीजिए, ये डर है लोगों को। ये बदलाव धीरे धीरे और कई फेजेस में होगा ताकि परेशानी आप लोगों को, आम जनता को ना हो। लेकिन दर्शकों, आपको बताते हैं कि आखिर प्लास्टिक के नोट के फायदे क्या हो सकते हैं। आरबीआई ने 2007 में पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर आरबीआई ने 20 साल बाद आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि प्लास्टिक के नोट के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इनकी लंबी उम्र होती है, फटते नहीं है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 5 गुना ज्यादा चलते हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं है। प्लास्टिक के नोटों में गंदगी कम होती है, नोट साफ सुथरा दिखता है। कई शोधों में यह भी पाया गया है कि इनकी सतह पर बैक्टीरिया भी कम टिकते हैं। सबसे अहम बात दर्शकों, इनकी पारदर्शी विंडो और आधुनिक सुरक्षा फीचर होना है, जिसकी वजह से इनकी नकल करना या नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए बार बार नए नोट छापने भी नहीं पड़ते, उसका भी खर्चा कम होता है। अब आपको बताते हैं कहां कहां पर प्लास्टिक के नोट हैं। अभी दुनिया में 60 देशों में प्लास्टिक के नोट हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में प्लास्टिक के नोट को अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया में अब पूरी करेंसी प्लास्टिक के नोटों की है। ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर भी प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करता है। न्यूजीलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई में भी प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर भारत ने यह कदम उठाया तो वाकई मील का पत्थर साबित होगा। सुनिए इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट्स लाने के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है नोटों को रिप्लेस करने में। सॉइल नोट्स होते हैं, टोन नोट्स होते हैं,
जो कागज़ के नोट है उनकी लाइफ कम होती है। ऐसा माना जा रहा है कि प्लास्टिक के नोट्स की लाइफ अभी जो नोट्स हैं उनसे 2.5 से 4 गुना ज़्यादा होने वाली है। ये नोट्स गर्मी में भारत का ह्यूमिड वेदर देखते हुए जो पसीना आता है या कहीं गीले हो जाते हैं तो इन नोटों को कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये नोट वाटरप्रूफ है। अब दर्शकों, भारत नए नए इनोवेशन कर रहा है जो आपके और हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों कालिदास जी से। वो जीवन का सूत्र लिखते हैं और कहते हैं, जीवन को सुखी और संतुलित सफल बनाने का सरल नुस्खा है। पैसा कमाओ, सुख भोग, लेकिन गलत रास्ता कभी मत चुनो। जो काम दूसरों को नुकसान पहुंचाए या गलत हो उसे मत करो, क्योंकि सफलता हमेशा नैतिक तरीके से ही टिकती है। जो इन बातों को अपनाता है वो हमेशा सफल और सुखी रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।